कृपया आसन ग्रहण करें। नमस्कार। अपने घर में जब भी कोई शुभ कार्य का हम आरंभ करते हैं तो हम हमारे घरों में समई प्रज्वलित करते हैं और अग्नि को आवाहन करके उनसे आशीर्वचन की आकांक्षा करते हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय और सुश्री सविता जी से आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलित करें और इस पुनर्रचित महान वास्तु जल सभागृह के उद्घाटन समारोह को आरंभ करें। आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे, उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री अशोक जी चव्हाण, आपण सर्वांनी दीप प्रज्वलनासाठी मंगलाचरणाने या कार्यक्रमाला प्रारंभ झाल्यानंतर, Ladies and gentlemen, the Honorable Governor of Maharashtra is also a Chancellor of 22 universities of Maharashtra, and he always takes keen interest in the development of the future generations. University of Mumbai is one of the oldest universities of this great country, recently awarded with A++ grade by the NAC. Proud students of the University of Mumbai will be presenting the Saraswati Vandana. सुरांनी मंगलमय झालेल्या वातावरणामध्ये काहीसं म्हणावंसं वाटतं, नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। लगभग 111 साल पहले इसी जगह दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य का राजा पंचम जॉर्ज के स्वागत में इस दरबार हॉल का निर्माण किया गया था, और आज 111 सालों के बाद दुनिया के सबसे बड़ी और सशक्त गणतंत्र प्रणाली के सर्वोच्च पद पर स्थित आदरणीय राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा नूतन दरबार हॉल का उद्घाटन आज हो रहा है। नियति का ये खेल बहुत ही अजीब है। पश्चिम समुद्र के इस विशाल तट को अपने में समेटे हुए महाराष्ट्र राज्य के इस नयनरम्य राजभवन में महाराष्ट्र राज्य के प्रथम नागरिक की ओर से भारतवर्ष के प्रथम नागरिक एवं हमारे राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी और प्रथम महिला सम्मान्य सुश्री सविता कोविंद जी का हार्दिक स्वागत। मैं सम्मान्य राज्यपाल महोदय को महाराष्ट्र राज्य की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करने की प्रार्थना करता हूँ। हजारो वर्षांची परंपरा असलेला आपला भारत आणि तेवढीच पुरातन परंपरा असलेला आमचा महाराष्ट्र, भारताच्या पोटात महाराष्ट्र आणि भारताला सामर्थ्य देणारा महाराष्ट्र। इस पश्चात राज्यपाल महोदय का अनुरोध है कि आप सुश्री सविता कोविंद जी का स्वागत करें। Our Honorable Governor Sir takes efforts in transforming the Raj Bhavan into Lok Bhavan. He is a firm believer for vocal to local. आज हम सुश्री
सविता कोविंद जी का स्वागत करें, जिस भेंट वस्तु से, वह भेंट वस्तु है एक शानदार टी सेट जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित हमारे जनजातीय बहनों ने बनाया है और वारली पेंटिंग से बड़ी खूबसूरती से उसे सजाया है. महाराष्ट्र राज्याच्या या राजभवनामध्ये जे जे विदेशी पाहुणे येतात किंवा सन्माननीय व्यक्ती येतात त्यांचा सन्मान आम्ही आमच्या आदिवासी भगिनींनी बनवलेल्या भेटवस्तू देऊनच करतो आणि ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. Now I request the Principal Secretary to the Governor, Shri Santosh Kumarji, to welcome our महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय राष्ट्रपतींचा सन्मान करत आहेत, स्वागत करत आहेत. यानंतर I request the Principal Secretary to the Honorable Governor Sir Shri Santosh Kumarji to welcome our Chief Minister Shri Uddhavji Thackeray. यानंतर मी संतोष कुमारजींना विनंती करतो की आपण महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार यांचं स्वागत करावं. या ऐतिहासिक समारंभामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं या मान्यवरांचं स्वागत करत असताना आम्हाला अतिशय आनंद होतो आहे. संतोष कुमारजींना विनंती आहे की आपण महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सन्माननीय अशोकजी चव्हाण साहेब यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद. समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति. अर्थात united be your purpose, harmonious be your feelings, collected be your mind in the same way as all the various aspects of the universe exist in togetherness, wholeness. Now we will be presenting an audio-visual film about the Darbar Hall. Audio-visual film, please. The Raj Bhavan at Malabar Hill has a history of more than 300 years. The Malabar Hill residence became the government house of the state of Bombay during British Raj in the year 1885. According to history, the Darbar Hall was constructed in the year 1911 to welcome King George V, the then Emperor of India, and Queen Mary. Interestingly, the Gateway of India was erected in the same year but completed much later. Both Gateway of India and the Darbar Hall of Raj Bhavan were designed by architect George Whitted. According to the book Raj Bhavans in Maharashtra by Sadashiv Gorakshakar, Governor Lord Brabant had addressed the Darbar of the Sardars of the Deccan on the eve of his departure on 3rd September 1937. It turned out to be the last Darbar to be held here. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom movement gained momentum and India attained independence on 15th August 1947. The great symbol of the British Empire came down for the last time to
to be replaced by the banner of the new Indian government. The Union Jack made way for the national tricolor. Likewise, the name Government House gave way to the name Raj Bhavan. The Darbar Hall was known as Jang Nayak when Governor Sri Prakash took oath here in 1956. It had a seating capacity of 225. The Darbar Hall came to be associated with the swearing-in ceremonies of governors, chief ministers, Chief Justice of the Bombay High Court, the Lokayukta, the sheriffs of Bombay and other constitutional functionaries. Since mid-1990s, with oath-taking ceremonies getting bigger with participation of large number of citizens, venues of the oath-taking ceremonies of chief ministers shifted elsewhere. Shri Manohar Joshi took oath as a chief minister at Shivaji Park. While Shri Narayan Rane took oath as the chief minister on the helipad lawns of Raj Bhavan. Sri Bhagat Singh Koshyari took oath as the Governor of Maharashtra from the same helipad lawn of Raj Bhavan of Maharashtra. मैं भगत सिंह कोश्यारी ईश्वर शपथ घेतो की मी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचे कार्यपालन आणि संपूर्ण प्रक्रियेची संविधान व कायदा याचे जतन संरक्षण व प्रतिरक्षण करेन आणि मी स्वतःला महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सेवेत व कल्याणात वाहून घेईन. Small oath-taking ceremonies continue to be held in the Darbar Hall. The Darbar Hall also served as the venue for hosting police investiture ceremonies, official events, and cultural programs. After standing tall for nearly a century, the structural framework of Darbar Hall deteriorated due to the impact of strong elements. There was heavy corrosion of reinforcement metals. This necessitated the construction of a new Darbar Hall. The foundation stone of the new Darbar Hall was laid in December 2018. The actual construction work started in 2019. The new Darbar Hall has a seating capacity of 750. The hall may have shed its colonial trappings, however, it has retained its heritage features. Today, the new Darbar Hall represents aspirations of the people in a vibrant democracy. The hall is being dedicated to the people of Maharashtra in a year when India is celebrating the platinum jubilee of its independence. Thank you very much. This is not only a 5-minute film, but this one is a documented part of a long history. Inspired by the Honorable Governor, we are proud to state that this film is made completely in-house. आणि यानंतर मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. आदरणीय राष्ट्रपती महोदय, आदरणीय श्रीमती सविताजी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा, माननीय अशोकराव आणि उपस्थित सर्वच मान्यवर बांधवांनो आणि भगिनी, मला आज या नूतनीकरण केलेल्या ऐतिहासिक आणि वैभवशाली परंपरा लाभलेल्या वास्तूचं अनावरण करण्याच्या निमित्ताने इथे येणे जे माझं झालेलं आहे, मुख्यमंत्री म्हणून मला स्वतःला वैयक्तिक आनंद होतो आहे. याचं कारण असं की दरबार हॉल, राजभवन
हे तसं काही आम्हाला नवीन नाही आहे. आम्ही देखील त्यावेळेला विरोधी पक्षात होतो तेव्हा वर्षातून एखाद दुसऱ्या वेळेला शिष्टमंडळ घेऊन इथे येत असतो. अगदी रोज काही येत नव्हतो, पण एखाद दुसऱ्या वेळेला येत होतो. राज्यपाल महोदयांना भेटायचो, त्यांच्या कानी मग आमच्या काही व्यथा असतील, काही गाऱ्हाणी असतील ती घालत होतो. आज सुद्धा आवश्यकता असेल तेव्हा आमचा संवाद सुरूच असतो. पण विशेष म्हणजे या वास्तूने ज्या अनेक घटना पाहिलेल्या आहेत, 100 वर्षे तर सांगितली गेलीच, पण या 100 वर्षाच्या काळात जसं पारतंत्र्य पाहिलंय, स्वातंत्र्याच्या काही घडामोडी पाहिलेल्या आहेत, पण मला एका गोष्टीचा विशेष अभिमान वाटतो, तो म्हणजे याच वास्तूतून 30 एप्रिल 1960 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान माननीय जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या नकाशाचं जे औपचारिक अनावरण केलं, त्याबद्दल मला विशेष अभिमान आणि आनंद वाटतो. आणि या वास्तूबद्दल काय सांगायचं? ही नवीन रूप धारण केलेली वास्तू आहे. सर्वप्रथम मी या वास्तूच्या नूतनीकरणामध्ये ज्यांचा ज्यांचा सहभाग आहे, ज्यांचे ज्यांचे हातभार लावले, त्यांचं अभिनंदन करतो. अप्रतिम असं हे सौंदर्य तुम्ही पुन्हा एकदा नव्या दमाने सर्वांसमोर ठेवलेलं आहे. कदाचित आपलं राजभवन हे देशातील सर्वोत्तम किंवा सर्वोत्तम राजभवन असेल, कारण या वास्तूला एकतर साधारणतः 50 एकरचं विस्तृत असं एक जागा लाभलेली आहे. त्याच्यानंतर अथांग समुद्र इकडे आहे. एका बाजूला समुद्र आहे, एका बाजूला एक शहरातले जंगल म्हणावं अशी झाडी आहे. त्याचबरोबरीने एक हवा सुद्धा थंड असते. राजकीय हवा कशी असू द्या, पण मलबार हिलवरती असल्यामुळे एक हवा चांगली असते. आणि शहरात असून देखील इथे काही वेळेला आपण बघतो की पावसाळ्याच्या सुरुवातीला थुई थुई नाचणाऱ्या मोराचे फोटो येतात. या आवारात मोर सुद्धा आहेत. आणि काही वेळेला सर्पमित्रांनी पकडलेल्या विषारी नागाची सुद्धा फोटो येतात. थोडक्यात काय की अशी वास्तू ही इतरत्र शोधूनही सापडणार नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे की ब्रिटिश गव्हर्नरचे 4थं निवासस्थान आहे. पहिलं मनोर हाऊस होतं, मग फोर्ट हाऊस, आणि त्याच्यानंतर परळ, आणि नंतर हे मलबार हिल. मला जुन्या काही गोष्टी आठवताना शिवसेना प्रमुखांसोबत जेव्हा मी इथे येत होतो, कधी राज्यपाल महोदयांना भेटायला, आणि एक भेट मला आवर्जून स्मरते, ते म्हणजे तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल यांनी बाळासाहेबांना बोलवलं होतं, शिवसेना प्रमुखांना बोलवलं होतं, आणि तो किस्सा बाळासाहेबांनी अनेकदा सांगितलेला आहे. मग नंतर आपले राष्ट्रपती महोदय प्रणवराव होते, त्यांनी मला भेटायला बोलवलं होतं. अशा अनेक 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 अशा आठवणी आहेत. या संपूर्ण वास्तूचं एक विशेष वर्णन करायचं झालं तर जुना वारसा जपून आपण आधुनिकीकरणाकडे चाललेलो आहे. जुन्या वास्तू, जुन्या इमारती आता किती वर्ष, जवळपास 100 वर्ष पहिल्या वास्तूंनी ऊन, वारा, समुद्राच्या लाटा यांचे तडाखे हे सोसले, भोगले. साहजिकच आहे, वास्तू थोडीशी इकडे तिकडे नाही म्हटलं तरी कमकुवत होते, पण तिचं वैशिष्ट्य कायम ठेवून नूतनीकरण करणं हे फार एक आव्हानात्मक असतं, आणि ते आव्हान आपण पेललेलं आहे. आणि म्हणूनच मी सर्वप्रथम जे अभिनंदन केले ते याचसाठी. नाहीतर आपण काय करतो की आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली जुनं सगळं तोडून मोडून टाकतो, आणि मॉडर्न तर आहेच, मॉडर्न तर व्हायचंच आहे, आधुनिकता तर आपण अंगी बाणवावी लागतेच आहे, ती लागणारच आहे, पण त्याच वेळेला आपली संस्कृती सुद्धा जपणं हे फार फार महत्त्वाचं असतं, आणि हा समतोल साधणं हे अतिशय आव्हानात्मक असतं. असो, ही त्या काळातली पारतंत्र्यातल्या सगळ्या घडामोडी बघणारी वास्तू आता आपल्या सशक्त लोकशाहीचा मगाशी जो उल्लेख झाला त्यातील पुढच्या घडामोडी पाहण्यासाठी नव्या दमाने सज्ज झालेली आहे. मी परत एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो, आणि या नव्या वास्तूमध्ये अतिशय चांगल्या चांगल्या घटना, आनंददायी घटना घडत राहतील अशी अपेक्षा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, मनपूर्वक धन्यवाद. परंपरेला आधुनिकतेची जोड देऊन संस्कृतीचा विकास होत असतो, आणि त्या विकासाचं प्रतीक म्हणजे आजच्या ह्या दरबार हॉलच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम.
और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को। सर, आप सभा को संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश की प्रथम महिला आदरणीय सविता जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा जी, पीडब्ल्यू मंत्री श्री अशोक चव्हाण जी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश श्री दत्ता जी, मेरे सभी पूर्ववर्ती उपस्थित राज्यपालगण, यहाँ उपस्थित सभी संभ्रांत जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित मेरे आज राजभवन पर विशेष कृपा करने के लिए आए हुए सभी यहाँ उपस्थित मित्रों, ये मालाबार हिल तीन ओर से समुद्र से आवेष्टित है और इसके एक ओर इसकी चरणों को अनादिकाल से पवित्र बाणगंगा इसका प्रक्षालन करती है। और मुझे लगता है कि इस मालाबार हिल पर मां मुंद्रा देवी और श्री सिद्धिविनायक की विशेष कृपा है। और मेरा भी सौभाग्य है जिस राजभवन को जिनका बहुत अधिक आदर करता हूं, ऐसे श्री प्रकाश जी ने सर्वप्रथम सुशोभित किया हो, उसमें मेरे जैसे एक छोटे अदन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल बनने का मौका मिला है। और ये भी मैं सोचता हूँ कि सिद्धिविनायक की ही कुछ कृपा होगी। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि देश के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रद्धेय हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आज हमारे बीच में है और उनके कर कमलों द्वारा आज इसका अनावरण, इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं लगभग 2.5 वर्ष से यहाँ पर हूँ। मेरी कोशिश रही है कि राजभवन थोड़ा राजकाज भी करें और केवल राजभवन नहीं तो एक जनता का भवन बने, लोक भवन बने। ये मेरी कोशिश रही है। आप सबके स्नेह प्रेम से पिछले 2-2.5 वर्षों में, विशेष करके कोविड काल में, मैंने कोशिश की कि विश्वविद्यालयों के शासक के नाते अपने जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका कोविड काल में अधिकतम योगदान हो। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे छात्र छात्राओं ने, विश्वविद्यालयों ने अनेक प्रकार से, चाहे ब्लड डोनेशन हो, प्लाज्मा डोनेशन हो, और भी अनेक प्रकार से काफ़ी सेवा की। और मुझे जिले के अधिकारी जब उनके इस योगदान को बोलते तो अच्छा लगता कि हमारे विद्यार्थी इस सब में योगदान दे रहे हैं। और कोरोना काल में 5-6 महीने बीतने के बाद मेरे पास अनेक लोग आने लगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। तो साहब, हम आपके हाथ से उनका सम्मान चाहते हैं, फेलिसिटेशन चाहते हैं। मुझे इससे बड़ा गौरव की बात क्या हो सकती है
मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अरे राज्यपाल जी आपको भी कोरोना हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरे माँ ने मुझे बहुत कोरोना दी है और इसलिए शायद कोरोना मुझे नहीं होगा। और मैंने कोशिश की कि ऐसे सैकड़ों ग्रुप, कोई एनजीओ, कोई संस्था चाहती है कि जिन्होंने उसके मोहल्ले में, उसके आसपास में बहुत अच्छा काम किया कोरोना में, बहुत से धनाढ्य लोगों ने अच्छा योगदान दिया, तो लोगों ने कहा साहब इनका हम यहाँ पर फेलिसिटेशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले साल सवा साल में प्रतिदिन यहाँ ये कार्यक्रम होते रहे और मुझे निश्चित संख्या, मैंने कहा इनको लिखो तो लिख भी नहीं पाए। कोई कह रहा 10,000 हो गए, मैंने कहा 10,000 नहीं तो 5,000 लोगों तो मैंने सम्मानित किया होगा और उनको सम्मानित करते हुए मैं अपने को सम्मानित अनुभव करता था। इतनी हस्तियां यहाँ पर वो उनका सम्मान करते और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अनेक सामान्य से पटवारी है, एक स्वच्छक है, सफाई कर्मचारी है और एक छोटा सिपाही है, यानी ऐसे छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े, चाहे फिल्म के एक्टर हों और क्षेत्र में काम खिलाड़ी हों और काम करने वाले हों, जिसने भी योगदान दिया उनका यहाँ सम्मान करने का कार्यक्रम किया गया। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे ऐसे जिन लोगों ने समाज में सेवा की उनका सम्मान करने का आदरणीय राष्ट्रपति जी आपके इस छोटे से राज्यपाल को सौभाग्य मिला, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने कोशिश की है कि आखिर मैं यहाँ राज्यपाल हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर उस सीमाओं के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ जब मैंने देखा कि FRA के अंदर, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर बहुत सारे अधिकार हमारे जनजाति के काम, जनजाति के लिए हमको दिए गए हैं, और मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए, डेलीगेशंस आए कि साहब हम अपील करते हैं, हम जमीन की मांग करते हैं, दूसरी मांग करते हैं। बोले कुछ तो स्वीकृत जिलाधिकारी करता है, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। बोले उसका जो अधिकार है दोबारा उसको ठीक करने का, करेक्ट करने का, अपील का अधिकार भी जिलाधिकारी को है। मैंने वो जिलाधिकारी को छोड़ करके वो सीधे कमिश्नर को कर दिया। इसके कारण से लोगों में काफी प्रसन्नता है। हमने बहुत सारे काम, मैं उन सब डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये जो हमारे जनजाति के लोग हैं, 23,000 लोगों को राष्ट्रपति जी इस 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने उनको जमीन का अधिकार और मकान बनाने का अधिकार ये दिलवाने का अपनी सरकार के सहयोग से कहा। सरकार का इस सब में सहयोग रहता है, उसके कारण से हम इतना अधिक कर पाए। और मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए, ये मेरे लिए भी इस सौभाग्य की बात है। हमने बहुत सारी कोशिश की है, मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा, लेकिन कोशिश की है कि डिफेंस की दृष्टि से कुछ हो। इस दृष्टि से नागपुर में हम लोगों ने डिफेंस सेंटर एक्सेलेंस विश्वविद्यालय भी किया है। इसी प्रकार से मुंबई विश्वविद्यालय में, मैं कुछ दिन गोवा का भी राज्यपाल था, तो वहाँ अपना नेविगेशन के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में, मैरीटाइम क्षेत्र में, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, काम होता है। तो मैंने उनकी और मुंबई यूनिवर्सिटी के कोलिब्रेशन में यहाँ नेवल क्षेत्र में भी मैरीटाइम स्टडीज के लिए भी नया स्टडी शुरू करवाया, ताकि भविष्य में जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें लड़कों को अवसर मिले, वो भी मैंने कोशिश की। बाकी और मुझे यहाँ आकर के सबसे आश्चर्य लगा कि सारे राज्य के कर्मचारी जो है उनको 6वां 7वां सब वेतनमान मिल गए, और राजभवन के कर्मचारी उनको 2006 से उनका कोई पुनरीक्षण ही नहीं हुआ है, उनका रिवीजन ही नहीं हुआ है, उनको मिलता ही नहीं जो उनको मिल रहा है। तो मैंने यहाँ से तत्काल आकर के इस दिशा में कोशिश की और उन सभी कर्मचारियों का आशीर्वाद प्राप्त की, उनको सारी सुविधा दे करके ये 2006 के बाद फैसला कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि जो भी जहाँ हमसे सुविधा हो सके, जो भी हम सेवा थोड़ी बहुत कर सके, उस दिशा से मैंने अपने कर्मचारियों के लिए भी कोशिश की। मेरे एक अधिकारी ने कहा कि देखिए सर, यहाँ पुलिस की कैंटीन खोली जा सकती है। वो कैंटीन खुल गई तो मैं आपके कर्मचारियों को 20% का कम से कम सस्ता चीज़ें मिलेंगी। मैंने हमारे यहाँ के नगर के पुलिस कमिश्नर है, उनसे कहा कि भाई जरा करो, कोशिश करो। आज कर्मचारियों को यहाँ उस कैंटीन के माध्यम से बड़े खुश हैं कर्मचारी, उनको उसमें बहुत सुविधा हो जाती है। तो ऐसे बहुत कोशिश की मैंने कि यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए। यहाँ ऐतिहासिक बंकर है,
हमारे कुछ मित्रों ने यहाँ जब उनको हमारे साहित्यकार, इतिहासकार, ऐसे लोगों को मैंने यहाँ 1 हफ्ते रहने के लिए बुलाया। उन्होंने बंकर देखा तो उन्होंने कहा, सर ये महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उन क्रांतिकारियों को वस्तु जो है, मूर्ति जो है, इस बंकर के होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी ही आपसे आग्रह करूंगा, अवसर हो तो फिर आप आने का कष्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो भी हमारे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हैं, उनको बंकर में उनकी बस्त लगा करके एक अच्छे म्यूजियम के रूप में प्रेरणादायी भी वो हो, इस दृष्टि से भी हमारा प्रयास चल रहा है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे काम है, मैं इतना लंबा समय नहीं लूंगा। इस राजभवन में हमारी कोशिश थी कि यहाँ कुत्ते बिल्ली बहुत घूमते थे, चूहे भी बहुत घूमते थे। तो हमारे एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना सुंदर जंगल है, राजभवन इतना अच्छा है, वो मोर की पंखी भगवान कृष्ण भी लगाते हैं, तो यहाँ मोरों को क्यों नहीं पाला जाए, पिकॉक्स क्यों नहीं पाले जाए। तो पिछले 6 महीने के अंदर हम यहाँ 4-5 पिकॉक लाए, और जहाँ 15-20 पिकॉक ने सुबह शाम घूमने वाले जो भी आते हैं वो उससे प्रेरणा लेते हैं, उनकी फोटो लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं। तो एक प्रकार से ये राजभवन लोक भवन बने, ये अच्छा काम इसमें हो, ये मेरा प्रयास रहा है। इस राजभवन को, इस दरबार हॉल को, इससे मैं छोटा सा निवेदन करूंगा, क्या हम दरबार हॉल का नाम देश भर में, इसी यहीं पर नहीं, क्या हम संतों के नाम से रख सकते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ अगर इसका नाम दरबार हॉल की जगह क्या समर्थ सभागार, समस्त सभागृह, ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल का मामला है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। ऐसा होगा तो शायद और अच्छा होगा। अंत में मैं आपका तो आभार करता ही हूँ, आपके प्रति तो मेरी बहुत आपकी मेरी कृपा की हम लोगों पर। मैं इस नए दरबार हॉल को बनाने में, सभागार को बनाने में एक रिकॉर्ड टाइम में हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, इंजीनियरों ने, इसकी जो आर्किटेक्ट है आभा, उसने पहले एक बार मैं उनको डांटता भी था, लेकिन उनने रात दिन मेहनत करके इसको रिकॉर्ड टाइम में बनाने की कोशिश की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चीफ मिनिस्टर जो वित्त मंत्री भी हैं, हमारे कुबेर हैं, उन्होंने कभी कंजूसी नहीं की। वैसे कहते हैं कंजूस है, लेकिन इस मामले में कभी कंजूसी नहीं की। और अशोक जी हमारे चौहान साहब PWD मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी कहीं पर कोई अवरोध आ रहा हो, कोई मना कर रहे हो, तो मैं इनके प्रति बहुत आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ। हमारे सचिव हैं और अधिकारी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष करके आपके आगमन के समय मैं जिनका सर्वाधिक आभार करूँगा वे हैं जिन्होंने 12 घंटा 14 घंटा काम किया। अगर वो मजदूर न हो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर ये मजदूर न हो तो हम दुनिया से दूर होंगे। आज इन्हीं की कृपा है, ये अपना पसीना बहाते हैं, ये अपना एक प्रकार से करके उनका काम करते हैं। जितना उनको कहा गया उतनी हमने कहा जल्दी करना है, आप पिछली बार आए थे, हो नहीं पाया, रात दिन तक करके कैसे काम किया। मैं सोचता हूँ कि मैं उन मजदूरों का बहुत कृतज्ञ हूँ, और आपसे भी निवेदन करूँगा कि देश में जहाँ कहीं मजदूर है, अगर हम उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा के थोड़ा उसका सहयोग कर सकेंगे, हम बहुत ऊंचे उठे लोग हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस आज दरबार हॉल का जो आज लोकार्पण हो रहा है वो सफल होगा। इसी पंक्ति के साथ एक बार फिर आपको मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तुमच्या बोलण्यामधून या वास्तूबद्दल, या राजभवनाबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल आणि आपल्या परंपरांच्या बद्दल जो प्रेमभाव व्यक्त झाला तो अतिशय महत्त्वाचा होता। आणि यानंतर वेळ आहे भारतीय प्रजासत्ताकाच्या प्रथम नागरिकांस ऐकण्याची, त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेण्याची। लेडीज अँड जेंटलमन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, I would like to request the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, to address this gathering and bless the occasion.
समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रदेश के सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री श्री अशोक चौहान जी, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मुंबई राजभवन के नूतन दरबार हाल के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के लोगों और यहाँ की धरती में जरूर कुछ ऐसी खासियत है जो मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। इस बार की यात्रा सहित मैं पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 12 बार महाराष्ट्र आ चुका हूं। आप सभी महाराष्ट्र के लोगों से यदि कोई आपके राज्य के नाम की उत्पत्ति या अर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको सीधा सा उत्तर देगा, आमचा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र अर्थात भारत का एक महान राज्य और क्षेत्र। महाराष्ट्र की महानता के इतने अधिक आयाम हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। यदि केवल महाराष्ट्र की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सूची का अंत नहीं होगा। चाहे वो शिवाजी महाराज हों, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसी अनेक विभूतियों में महाराष्ट्र की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है जिसकी धाराएं तो अनेक हैं, लेकिन सबका उद्देश्य मानव जीवन की ऊंचाई हासिल करना रहा है। महाराष्ट्र अध्यात्म की भूमि भी है और अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की धरती भी है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवत भक्तों की भी। यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक भी। चाहे अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की ऊंचाई हो या पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराष्ट्र में प्रतिभा व प्रकृति दोनों का प्रचुर वरदान दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार भी प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश विदेश के असंख्य लोगों के लिए महाराष्ट्र की बार बार यात्रा करने का आकर्षण बना रहता है। देवी और सज्जनों, लेकिन इस बार की यात्रा में मुझे एक शून्यता का एहसास भी हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व हम सबने अपनी प्रिय लता दीदी को खो दिया। उनके जैसी महान प्रतिभा सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। लता जी का संगीत अमर है जो सभी संगीत प्रेमियों को सदैव मंत्रमुग्ध करता रहेगा। साथ ही उनकी सादगी और सौम्य स्वभाव की स्मृति भी लोगों के मानस पटल पर अंकित रहेगी। मुझे निजी तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है। देवी और सज्जनों, देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस राजभवन के नूतन दरबार हाल का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए भी ये नवनिर्माण किया गया है। परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्णन करना विवेकपूर्ण होता है। नई सुविधाओं से युक्त इस दरबार हाल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और सभी संबद्ध अधिकारियों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति भवन की तरह यह राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं
और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में मुझे इस राजभवन के अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस म्यूजियम में लोगों को राजभवन से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध होती हैं। जिस राजभवन में स्वाधीनता के पहले जनसाधारण को आतंकित करने वाली औपचारिकता तथा आन बान शान की परंपरा थी, वहां आज श्री भगत सिंह कोश्यारी जैसे भारत की धरती और हमारी परंपरा की जड़ों को अपनी सेवा से सिंचित करने वाले राज्यपाल का आवास और कार्यालय भी है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुसार हम भारत के लोग देश की संप्रभुता के आधार हैं। दरबार हाल के उद्घाटन के इस समारोह को मैं भारत की स्वाधीनता और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखता हूं। जनता सर्वोपरि है और मुझे विश्वास है कि राजभवन सहित दरबार हाल भी लोक कल्याण की गतिविधियों का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। स्वाधीनता प्राप्ति के पहले तक दरबार शब्द राजशाही से जुड़ा था, लेकिन आज का दरबार लोकशाही से संबद्ध है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है पारदर्शिता। दरबार का आधुनिक स्वरूप पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दरबार की व्यवस्था में न तो कोई व्यक्तिगत बात होती है और न ही कोई गोपनीय बात होती है। जो भी बात होती है वह पारदर्शी तरीके से सबकी उपस्थिति में सबके साथ सार्वजनिक रूप से होती है। जन सेवकों द्वारा जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़ने का तरीका प्रचलित होता जा रहा है। इस प्रकार नए संदर्भ में यह नया दरबार हाल हमारे नए भारत, नए महाराष्ट्र और हमारे जीवंत लोकतंत्र का नया प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, दरबार हाल के इतिहास और वर्तमान से जुड़ी ऑडियो विजुअल फिल्म को देखकर रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही मेरे निजी जीवन से जुड़ी कुछ यादें भी मेरे मानस पटल पर उभरने लगी। उच्चतम नैतिक आदर्शों पर आधारित राजनीति के पक्षधर और असाधारण प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने वाले श्री मोरारजी देसाई का बंबई राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के इसी दरबार हाल में हुआ था। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मुझे अपने निजी सचिव के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया था। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा से जुड़े मुंबई, नागपुर और रत्नागिरी में स्थित है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कल मुझे रत्नागिरी जिले में स्थित बाबा साहब के पैतृक गांव आंबडवे जाने तथा उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2 माह पूर्व मुझे महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ दुर्ग में जाकर उनके समाधि स्थल पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन करने का अवसर भी मिला था। शिवाजी महाराज ने लगभग 350 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में देश प्रेम और स्वाभिमान की ज्योति प्रज्वलित की थी। उस ज्योति के प्रकाश के बल पर बाद में पूरे देश में मराठा राज्य का अभ्युदय हुआ। आज भी महाराष्ट्र अनेक महत्वपूर्ण मापदंडों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। मुंबई का यह राजभवन महाराष्ट्र के अग्रणी राज्य होने का साक्षी रहा है और रहेगा। मैं अंत में सभी महाराष्ट्र वासियों को इस नए दरबार हाल के उद्घाटन की बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय महोदय, इस प्रेरक संबोधन के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।
आपका इस समारोह में उपस्थित रहना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।